घर संभालने वाली बहू वर्सेस घर तोड़ने वाली बहू। चलो सारा खाना तो तैयार हो गया, फटाफट से जूस बना देती हूँ। ये डाला चुकंदर, आंवला और गाजर, हो गया मिक्स। भाभी मेरे कपड़े ले लिए आपने? तभी शिल्पा हाथ में आलू के पराठे और चाय की ट्रे लेकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है और सबको परोसती है। माँ जी, पापा जी खाना शुरू कीजिए। और कीर्ति, मैंने तुम्हारे गंदे कपड़े ले लिए हैं, अब मशीन में धुल रहे होंगे। भाभी जूस। अरे मैंने जूस बना दिया, बस मैं अभी लाई, 1 सेकेंड। शिल्पा फटाफट रसोई में जाकर अपने देवर के लिए जूस लाकर उसको देती है, साथ के साथ डस्टिंग करती है और फिर मशीन से कपड़े निकाल कर और गंदे कपड़े साफ करने लगती है। तभी ससुर महेश, अरे बहू, तुम दिन भर काम करती रहती हो और सुबह सुबह लग गई हो, खाना तो खा लो। बहू आजा, क्या सुबह सुबह रोबोट मशीन की तरह सुबह सुबह काम करने लगती है। माँ जी आप तो जानती हैं घर संभालना कितना मुश्किल होता है। घर के काम इतने होते हैं कि 24 घंटे भी कम होते हैं। इसलिए मैंने नाश्ता बनाते बनाते मशीन चालू कर दी थी। जब तक कपड़े घूमेंगे मैं इधर काम निपटा लूंगी। ये सही है, तुम्हारा काम करने के 100 बहाने हैं तुम पर। भाभी आप सच में बहुत काम करती हो, ऐसे ही मेरी वाली भी हो तो आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन पता नहीं निहारिका घर संभाल पाएगी कि नहीं। अरे देवर की चिंता मत कीजिए, निहारिका नहीं संभाल पाई तो मैं हूं ना उसके साथ, धीरे धीरे उसे सब आ जाएगा। अरे बहू, मेरे पायजामे में 500 रुपए रखे थे, मैं निकालना भूल गया। पापा जी डोंट वरी, मैंने आपके पैसे निकालकर तकिए के नीचे रख दिए हैं, आप ले लेना। देख रही हो ना अंजना, हमारी बड़ी बहू कितनी समझदार है, बिल्कुल घर को एकदम संभालने वाली। हाँ जी ये तो है। फिर शिल्पा थोड़ा खाना खाकर कपड़े धोने लग जाती है और घर का बचा हुआ काम निपटाने लगती है। घर वालों ने अविनाश की पसंद की लड़की से पहले ही सगाई कर रखी थी। कुछ ही दिन में अविनाश की निहारिका के साथ शादी हो जाती है, जो कि एक अमीर घर से आई थी और अमीरी के साथ घमंड वाली थी। क्या घर संभालने वाली बहू और घमंडी देवरानी की जोड़ी साथ में बन पाएगी? जानने के लिए कहानी में आगे चलते हैं। बहू की पहली सुबह सास और जेठानी उसे जगाने के लिए दरवाजे पर खटखटाते हैं। निहारिका बहू, बहू उठ जाओ, टाइम हो गया है। आज तुम्हें अपनी पहली रसोई बनानी है और पूजा भी करनी है। अरे क्या है माँ जी, चैन से सोने तो दीजिए। अभी शादी हुई और सुबह उठकर नई बहू से काम करवा रही हैं आप। ऐसे होता है आपके घर में? अरे निहारिका, माँ जी के कहने का ये मतलब नहीं है, लेकिन रस्म तो करनी पड़ेगी ना। आ जाओ। हाँ आ जाऊंगी मैं, आप जाइए। अच्छा हुआ अविनाश ने नहीं सुना, वरना बोलता कि मैं पहले ही दिन उसके घर वालों से कैसे बात कर रही हूँ। निहारिका तैयार होकर पहली रसोई के लिए रसोई में चली जाती है। लो आ गई मेरी प्यारी छोटी बहू। बहू यहाँ पर सारा सामान रखा है, फटाफट सूजी का मेवे डालकर अच्छा सा हलवा बना दो। क्या मैं कोई नौकरानी हूँ जिसका आप इंतजार कर रहे थे खाना बनवाने के लिए? मुझे नहीं आता ये खाना पीना बनाना, मैं जा रही हूँ, आप लोग खुद बना लीजिए। निहारिका तुम माँ जी से कैसे बोल रही हो? और हमने तुम्हें कोई नौकरानी नहीं समझा, ये रस्म तो हर नई बहू को करनी पड़ती है। व्हाटएवर, मुझे खाना बनाना नहीं आता और ना ही मैं यहाँ खाना बनाऊंगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बहू, तू हलवे को हाथ लगा देना, इसी में ही शगुन हो जाएगा। एक हफ्ता गुजर जाता है। निहारिका अपने ससुराल में ऐसे ही बात करती थी। अमीर होने के कारण उसने असली रूप रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। वो सास और जेठानी से उल्टा बोलने लगती है। घर में रिसेप्शन पार्टी होती है। निहारिका तैयार होने के लिए पूरी कमरे को गंदा कर देती है और हर तरफ उसके कपड़े गिरे हुए थे, कुछ बिस्तर पर तो कुछ जमीन पर, और उसके सैंडल, मेकअप, ज्वेलरी सब फैला हुआ था। तभी जेठानी उसे बुलाने आती है। तुम तैयार तो हो गई ना? अरे ये क्या कर रखा है, बच्चों की तरह कमरा क्यों फैला रखा है? चीजों को संभाल के रखा करो, तुम इस घर की छोटी बहू हो। अरे आप फिर आकर अपना लेक्चर सुनाने लग गई। मेरा कमरा है, मैं कुछ भी करूँ, आपको क्या? देखो निहारिका, सब तुम्हारे और देवर जी का इंतजार कर रहे हैं। वो तो नीचे आ गए हैं। अब तुम तैयार हो जाओ, ये कमरा मैं संभालती हूँ। ओके अच्छा है, मैं रेडी होती हूँ। फिर निहारिका तैयार होती है और जेठानी फटाफट उसके कमरे की सफाई कर देती है। अगले दिन जेठानी देवर से देवरानी का फेवरेट खाना पूछती है। अरे भाभी, उसे दाल मखनी और चावल बहुत पसंद है, वही बना दीजिए आज खाने में। ठीक है देवर जी। शिल्पा फटाफट से दाल मखनी राइस बनाकर देवरानी के सामने रखती है, जहां वो पहले से ही बाहर से ऑर्डर करके खा रही थी। अरे ये सब क्या है जेठानी जी, खाना नहीं खाऊं अब मैं, अपना हटाओ मेरे सामने से। निहारिका, खास मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चीज बनाई है, थोड़ा सा तो खा लो वरना वेस्ट हो जाएगा। अरे क्या है आपको, बार बार मेरे पास आकर मुझे परेशान करती रहती हो। वेस्ट होगा तो होने दो। कौन सा मैंने कहा था कि मेरे लिए दाल मखनी राइस बनाओ? रुको, आपकी टेंशन मैं अभी दूर करती हूँ।
ऐसा कहकर निहारिका उसका बनाया हुआ खाना फेंक देती है। शिल्पा को बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद अंजना उसे घर के दायित्व तो बताती है। थोड़ी देर बाद निहारिका डस्टिंग कर रही थी कि ससुर का फेवरेट फूलदान तोड़ देती है, जिसे आते हुए पड़ोसन देख लेती है। हाय हाय, ये कैसी बहू है घर तोड़ने वाली। कुछ दिन पहले इसकी आवाज आ रही थी, ये सबसे उल्टा ही बोलती है। और ये तो मुझे भी पता है कि भाई साहब का ये फेवरेट फूलदान है, और ये भी तोड़ दिया इसने। जब सब कुछ आपने डिसाइड कर ही लिया है तो सुन लीजिए। हाँ, मैं बदतमीज हूँ, उल्टा बोलती हूँ। एनीथिंग एल्स? जब मेरे सास ससुर मुझे कुछ नहीं कह रहे हैं तो आप क्यों बोल रही हैं? देख लो महेश भाई साहब, अंजना बहन। अरे कोई बात नहीं, जाने दीजिए, दोबारा आ जाएगा। एक दिन घर में मेहमान आए होते हैं। घर के सभी लोग मौजूद होते हैं, लेकिन बहू बाहर से आकर सीधा चली ही जा रही थी। तभी अरे छोटी बहू, सब मेहमान तुमसे मिलने आए हैं, ये शादी में नहीं आ पाए, कुछ देर बैठो यहाँ। पापा जी, जब मैं इनको जानती नहीं तो मैं यहाँ बैठकर क्या करूंगी? और वैसे भी आपके रिश्तेदार हैं, आप संभालो। निहारिका ने हद कर दी है, सबके सामने पापा जी की बेइज्जती कर दी। मुझे समझाना होगा। शिल्पा एक गरीब घर की समझदार लड़की थी, इसलिए वो हर घर के काम को बहुत अच्छे से संभालती थी। शिल्पा पीछे पीछे निहारिका को समझाने जाती है, जहां पर भी निहारिका उल्टा बोल देती है। वक्त गुजरता है, निहारिका की ये बात अविनाश को पता चलती है, पर निहारिका उसे ही पट्टी पढ़ाकर उसके घर वालों से उसे अलग करना चाहती थी। बस अविनाश, बहुत हो गया। इस घर के सारे लोग मुझे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अब मुझे कोई काम करने की आदत नहीं है, तो मैं एकदम से कैसे सीख जाऊंगी? और वैसे भी जेठानी जी को तो टैग दे रखा है घर संभालने का, तो मैं क्यों करूं? देखो, सीधी सी बात है, अब माँ जी से इस घर के बंटवारे की बात कर लो। हम दोनों के लिए बेहतर होगा और तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। पता चले जेठ जेठानी ही प्रॉपर्टी पर डंक मारकर बैठ जाएं। निहारिका, तुम पागल हो गई हो, घर का बंटवारा करवाओगी? तुम मुझसे प्यार करते हो, शादी करके मुझे यहाँ लेकर आयो, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? मैं तुम्हारे लिए अपना घर छोड़कर आ गई, और अगर तुम्हें अपने घर वालों के साथ रहना है तो मैं जा रही हूँ। तुम घर में कोई चीज लेकर आते हो, उस पर मेरा नहीं तुम्हारे परिवार वाले हक जमाने आ जाते हैं। मैं तो कुछ हुई नहीं ना। नहीं निहारिका, मैं घर वालों से बात करता हूँ। वक्त गुजरता है, घर संभालने वाली बहू घर संभाल लिया करती थी, लेकिन छोटी बहू अब घर में और भी ज्यादा कलेश करने लग गई थी। उससे कोई भी गलती होती तो शिल्पा अपने सिर पर इल्जाम ले लेती, और ये घर में बार बार होता है। एक बार निहारिका खाने में ज्यादा मिर्च डालकर सास को दे देती है और अंजना बहुत खांसने लगती है। अरे मेरी मैया, मेरा गला बहुत जल रहा है। छोटी बहू, खाने में इतनी मिर्ची क्यों डाली है? माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो बड़ी जेठानी जी ने बनाया है खाना। ये लीजिए माँ जी, पानी पीजिए। हाँ माँ जी, आज मुझसे गलती से ज्यादा मिर्च डल गई। अच्छा बनने की भी एक हद होती है। पानी सर से ऊपर आ चुका है, इतना तो मुझे पता ही है कि तेरे खाने का स्वाद क्या है। और जब आज तक तूने ये गलती नहीं की, क्योंकि तू घर संभालने में बहुत अच्छी है, और घर तोड़ने वाली तो घर में बंटवारे की बात कर रही है। क्या मुझे ये नहीं पता खाना किसने बनाया है? बस बहुत हो गया छोटी बहू, तुझे न्योरा होना है ना? तोड़ दिया ना तूने घर। अब से इस घर के आधे हिस्से, यानी कि एक कमरा, रसोई, बाथरूम, ये तेरा है, और ये बाकी का हिस्सा बड़ी बहू का। अच्छा माँ जी, आपको ये फैसला पहले ही ले लेना था। घर के बंटवारे के बाद दोनों अलग अलग रहते हैं। निहारिका अपने हिस्से के घर की सफाई नहीं कर पाती थी, और अविनाश के लेट होने पर उसे ब्रेकफास्ट, लंच में ब्रेड, जैम, डिनर में इंस्टेंट सूप या फ्रोजन चीज पका कर दे दिया करती थी, जिससे धीरे धीरे अविनाश की तबीयत खराब हो जाती है। और निहारिका काम वाली से काम करवा रही थी, तो वो भी पानी की बाल्टी में लात मार के चली जाती है, जिससे निहारिका खुद साफ कर रही होती है। हे भगवान, मैं घर का काम कर कर के परेशान हो चुकी हूँ, और अब काम वाली भी चली गई। इससे अच्छा तो मैं पहले ही ठीक थी। निहारिका बाल्टी रखने जा रही थी कि फिसल जाती है, और उसकी चीख सुनकर घर वाले आ जाते हैं। छोटी बहू, हे भगवान, जब निहारिका तुमसे काम ही नहीं होता है तो क्यों करने की कोशिश करती हो? आप सब मेरी चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं इसी के लायक हूँ। मैंने घर का बंटवारा कर दिया, आज हम दोनों ही ठीक नहीं है। माँ जी, जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कि घर संभालने वाला होना चाहिए इंसान को, घर तोड़ने वाला नहीं। अच्छा हुआ बहू, वक्त रहते तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। इस तरह निहारिका अपनी जेठानी की तरह घर संभालने वाली बनने की कोशिश करती है, और सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। भाई साहब, जरा और अच्छा और महंगा सा गाउन दिखाओ, मुझे मेरी बेटी की पहली सालगिरह के तोहफे में चाहिए। अच्छा जी, बेटी की सालगिरह है, तब तो फिर आप ये डमी पर लगाया हुआ गाउन देखिए। दुकानदार ने जैसे ही विमला को डमी को पहनाया हुआ गाउन दिखाया तो विमला का उसके ऊपर दिल आ गया।
अरे वाह, कितना अच्छा गाउन है। कितने का है? इसकी कॉस्ट है 30,000 रुपए। कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बेटी का दिन बनाने को तो मैं इससे भी महंगा गाउन खरीद सकती हूँ, आप यही दे दो। विमला ने वो 30,000 का गाउन खरीद लिया और उसे खरीदने के बाद वो नॉर्मल बाजार में आ गई, जहां वो एक छोटी सी दुकान में चली गई। सुनते हैं, जरा मुझे जल्दी से हल्की फुल्की कढ़ाई की साड़ी दिखाओ भैया। कितने रुपए तक की विमला जी? 1,000, 1,500 या 2,000? अरे भैया, 1,000 या 2,000 क्या कुछ होते ही नहीं है, मुझे तो बस 500 रुपए तक की साड़ी चाहिए थी। विमला की बात सुनकर दुकानदार ने उसे 500 रुपए वाली साड़ी दिखानी शुरू कर दी। किसके लिए ले रही हो विमला जी? सुष्मिता के लिए? सुष्मिता को मैं ये 500 रुपए वाली साड़ी दूंगी, ये तो उस फालतू के लिए है। अब अगर ना दूं तो जमाने में बुरी बन जाऊंगी, इसलिए उसके लिए भी साड़ी खरीदनी पड़ रही है। कोई बात नहीं है बहन, और बेटी तो चाहे सगी हो या सौतेली, माँ का ध्यान तो रखती ही है। मेरी दुकान पर ही तो लाती थी आप शादी से पहले दोनों बच्चियों को। बेचारी बड़ी वाली में मुंह से एक अल्फाज नहीं निकालती थी, बस जो भी आप दिलवा देती थी वही चुपचाप ले लिया करती थी और चली जाती थी। दुकानदार की बात सुनकर विमला चिढ़ सी गई और बोली, भाई साहब, मेरी बेटियों को मुझसे ज्यादा तो कोई जानता नहीं होगा, इसलिए आप उनकी बात छोड़ो और मुझे ये वाली साड़ी दे दो। विमला की बात सुनकर वो दुकानदार बस चुप सा रह गया और विमला वहां से साड़ी लेकर घर आ गई। ताला ही लगाकर चली जाती हूँ और चाबी पड़ोस में दे जाऊंगी, कभी मुझसे गुम हो जाए। अरे विमला जी, कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं, आज वो सुष्मिता की सालगिरह है ना, तो बस उसी के घर जा रही थी। अच्छा, तो ये बात है, ठीक है बहन, जाओ। अपनी पड़ोसन से बोलती हुई विमला अपनी बेटी के घर जाने को निकल गई। विमला की 2 बेटियां थीं, एक सगी और दूसरी सौतेली। पहले उसने अपनी सगी बेटी सुष्मिता के घर जाने का फैसला किया। पहले तो मैं सुष्मिता के घर जाऊंगी, वो कितनी खुश हो जाएगी मुझे देखकर। ऐसे ही सोचते सोचते विमला अपनी सगी बेटी सुष्मिता के घर पहुंच गई, जहां अरे ये क्या, घर तो काफी सजाया हुआ सा लग रहा है। क्या सुष्मिता ने कोई पार्टी रखी हुई है? नहीं नहीं, वो मेरे बिना कैसे कोई पार्टी कर सकती है। विमला ऐसे ही खुद से ही बोलते बोलते अपनी सगी बेटी के घर में आ गई और जैसे ही वो हॉल में पहुंची तो उसने देखा कि काफी सारे मेहमान वगैरह आए हुए थे और सुष्मिता अपनी पहली सालगिरह की पार्टी कर रही थी। ये देखकर विमला को जरा दुख सा हुआ, लेकिन उसने इस सबको नजरअंदाज कर दिया और वो सुष्मिता के पास गई। सुष्मिता, मेरी बच्ची। माँ, आप यहाँ? मेरी बच्ची, मुबारक हो तुझे तेरी शादी की पहली सालगिरह। माँ, ये आप क्या कर रही हो? इतना क्यों चिपक रही हो? और मैंने तो आपको इस पार्टी में बुलाया भी नहीं था, तो फिर आप क्यों आई? मैं तेरी माँ हूँ बेटा। क्यों, मैं आ नहीं सकती हूँ क्या? कब ये गरीबों वाली हरकतों को छोड़ोगी? वैसे सही कहते हैं अमीर लोग कि गरीबों की नीयत में ही खोट होता है। हर जगह पर बस उन्हें अपने भरने की लगी रहती है। आप भी यहाँ मुझसे कुछ दान दक्षिणा लेने आई हो ना? नहीं बेटा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बल्कि तेरे लिए सालगिरह का तोहफा लेकर आई थी। मैं तो तेरी पार्टी के बारे में जानती तक नहीं थी मेरी बच्ची। ओह, तोहफा लाइए, दीजिए, क्या तोहफा है? ये देख, मैं ये गाउन तेरे लिए लाई हूँ, उसी दुकान से जिससे तू मुझसे हमेशा कपड़े खरीदने को बोलती थी। ओह अच्छा, ये है। माँ, पहले की बात अलग थी, लेकिन अब तो मैं ऐसी ड्रेसेस भिखारियों को दे दूं। आपको यही ओल्ड सा कलर मिला था लाने के लिए? बेटा, मैं तो अपने पैसे। बस बहुत सुन लिया मैंने आपकी बकवास। पैसे पैसे, अरे माँ बस कीजिए, पैसे मैं आपको भिजवा दूंगी। अभी के लिए आप जाइए, जाइए यहाँ से। विमला को उसकी सगी बेटी ने बेइज्जत करके अपने घर से भगा दिया, जिसकी वजह से विमला की आंखों में आंसू भर गए। वो बेचारी आंखों में आंसू लिए ही अपने टूटे मन से अपनी सगी बेटी के घर से आ गई। मैंने कितने मन से सुष्मिता के लिए गाउन लिया था, लेकिन उसने मुझे भरे हॉल में बेइज्जत कर दिया। अब डर लग रहा है कि मैं उर्वशी के घर जाऊं भी कि नहीं, कहीं वो भी मुझे ऐसे ही बेइज्जत करके ना भगा दे। लेकिन जब तक मैं जाऊंगी नहीं तब तक मुझे पता कैसे चलेगा, इसलिए मुझे जाना होगा। विमला हिम्मत करके अपनी सौतेली बेटी के घर जाने को भी निकल गई, लेकिन उसे डर लग रहा था कि कहीं उसकी सौतेली बेटी भी उसे ऐसे ही बेइज्जत ना कर दे। ऐसे ही डरते डरते वो उसके घर पहुंची और आ रही हूँ बाबा। माँ, आप? हाँ, मैं तेरी पहली सालगिरह है ना, तो बस उसी का तोहफा देने आई थी। ये ले। आपको याद था माँ? आप बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। उर्वशी तो शायद काफी खुश है। एक बार
तोहफा खोलकर तो देख ले कि कैसा है। हाँ, आपने दिया है तो अच्छा ही है माँ। माँ, वैसे इसकी क्या जरूरत थी? हाँ, पैर उठाकर मेरे घर तक आ गई, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। ऐसे बोलकर उर्वशी विमला को घर के अंदर लेकर गई। उर्वशी की बात सुनकर विमला को वो बात सीधा दिल पर लगी, क्योंकि उसकी चहीती बेटी ने तो अपनी माँ को बेइज्जत कर दिया था। उर्वशी का अपने लिए इतना प्यार देखकर विमला पुराने दिन में खो गई। ऐसे ही रोजाना मुझसे तेल की मालिश करवा लिया कर, 7 दिन में ही देखना तेरे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। माँ हट जाओ, बस अब काफी देर हो गई मालिश। नहीं, अभी नहीं, 5 मिनट और मसाज करवा। और मैंने ना उर्वशी को नाश्ता बनाने को बोल दिया था, वो नाश्ता लेकर आती ही होगी। विमला के ऐसे बोलते ही उर्वशी नाश्ता बना ले आई। चल अब उठ जाना और नाश्ता कर लेना। ठीक है। दोनों माँ बेटी नाश्ता करने को बैठ गईं कि तभी उर्वशी भी उन्हीं के साथ बैठने को हुई। लेकिन तू कहाँ बैठ रही है? माँ, इसमें मेरा भी नाश्ता है। ओह अच्छा, तेरा भी है, ये ले, तो तू अपना हिस्सा ले और कहीं और को खा ले। अच्छा ठीक है माँ। उर्वशी बेचारी दुखी होकर अपनी माँ से अपना नाश्ता अलग को ले आई, लेकिन कुछ भी उससे उल्टा नहीं बोली। माँ, माँ कहाँ गुम हो? हाँ, कुछ नहीं बेटा। वो क्या हो? बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने पहले तेरे साथ कितना गलत किया। माँ, मैं तो आपसे नाराज ही नहीं थी, तो फिर माफी कैसी? ऐसी बातें मत सोचिए माँ। उर्वशी ने ऐसे बोलकर विमला को गले लगा लिया। सालगिरह के दिन उर्वशी को अपनी माँ मिल गई थी। माँ, अब आप आ ही गई हो तो मैं आपकी लाई साड़ी को पहन लेती हूँ, उसके बाद हम पार्टी करेंगे। सही कहा माँ उर्वशी ने। राज और उर्वशी ने जैसा बोला था वही किया। उन्होंने सिर्फ विमला के साथ ही घर में पार्टी की और फिर विमला अपने घर वापस आ गई। विमला घर आकर अपनी सगी बेटी के बर्ताव को लेकर दुखी हो रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सगी बेटी मुझसे ऐसा सलूक करेगी। जिसे मैंने हमेशा पलकों पर बिठाया उसी ने ठुकराया, और जिसे हमेशा ठुकराया उसी ने मेरा साथ निभाया। माँ। सुष्मिता, तू अचानक और रो क्यों रही है? विमला बहन, मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ। अरे जो बेटी अपनी माँ को सभी के सामने बेइज्जत कर सकती है, वो एक अच्छी बहू क्या ही बनेगी? ऐसा नहीं है बहन, मेरी बच्ची बहुत अच्छी है। माँ मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ। कर दिया मैंने माफ, तू रो मत। गंगा जी, मेरी बच्ची बुरी नहीं है, बस नादान है, इसे माफ कर दीजिए ना। विमला ने सुष्मिता की सास को समझा दिया और जिसके बाद गंगा सुष्मिता को घर ले जाने को राजी हो गई। अब सुष्मिता को भी सीख मिल गई थी, तो दूसरी तरफ विमला भी समझ गई थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।